आज मैं आपको यूपी टेट 2013 के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगा जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप चाहे आप किसी भी स्टेट का टेट दे रहे हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप रीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे हरियाणा का टेट दे रहे हो, चाहे बिहार टेट दे रहे हो, चाहे यूपी टेट दे रहे हो, ये लैंग्वेज सबके लिए सब में कंपलसरी है। सबका सिलेबस सेम होता है। व्याकरण वहाँ भी पूछा जाता है, व्याकरण इसमें भी पूछा जाता है, चाहे सी टेट हो, चाहे टेट हो, चाहे किसी भी राज्य का हो। इसीलिए ये ना सोचे कि यूपी टेट का प्रश्न पत्र है इसलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी टीचर बनना चाहता है। चाहे आप टीजीटी का टीचर बनना चाहते हो या टीजीटी पीजीटी या फिर पीआरटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी है और इसमें से 30-40 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कपटी मित्र के लिए कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है: दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की धूम, आबनूस का कुंदा। यानी कपटी मित्र के लिए इसमें से कौन सा सही मुहावरा है ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कपटी मित्र यानी आस्तीन का सांप। इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द बताइए। एक शब्द है, इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द है: दूरदर्शी, दत्तचित्र, कुशाग्र बुद्धि, जितेंद्रिय। इंद्रियों को जिसने जीत लिया है उसके लिए एक शब्द जो है वो है जितेंद्रिय। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है वो है जितेंद्रिय। आंसर होगा इसका होगा डी। क्वेश्चन है 33 नंबर। पवन शब्द का संधि विच्छेद: प प्लस अवन, प प्लस वन, पो प्लस अन, पौ प्लस अन। यानी ये पवन है और ये इसके संधि विच्छेद किए हुए हैं, इसमें से सही कौन सा है ये हमें बताना है। तो दोस्तों 33 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा डी, पो प्लस अन यानी पवन। अगला है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है पुनर प्लस जन्म, पुनः प्लस पुअः प्लस नरजन्म, पुनः प्लस जन्म, पुनर प्लस आजन्म। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, पुनः प्लस जन्म। पुनर्जन्म पुनर्जन्म यानी पुनः जन्म। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द है, इसमें कौन सी संधि है हमें बताना। यन संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है। तो दोस्तों इत्यादि संधि में जो संधि है वो है यण संधि। ठीक है, आपको पता होगा कि जहाँ पे आ होता है या फिर जहाँ पे दो मात्रा होती है वहाँ पे दीर्घ संधि होती है, जहाँ पे एक मात्रा होती है। इससे ये जो ट्रिक होते हैं तो ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए। वो ट्रिक आप मेरे दूसरे वीडियो में देख लीजिए। यहाँ पे ट्रिक बताना या फिर वो सब पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ये मैंने ये बताया कि इस तरीके से ट्रिक है। बाकी एक भी जिसमें एक मात्रा है इसमें ये हो, जिसमें जहाँ पे आधा स आता है वहाँ पे मतलब विसर्ग संधि हो जाती है। इस तरीके से आप अगर ट्रिक को याद कर लेते हैं तो आपको ये संधि वाले सारे प्रश्न ईजिली हो जाएंगे। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। यानी नाक रगड़ना का क्या अर्थ है ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। उन्मूलन का विलोम शब्द बताना है: उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, अवनति। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? ये चार ऑप्शन है, इसमें से ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो होगा सी, उन्मूलन, यानी इसका जो विलोम होगा वो होगा रोपण। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कौन सा नाम दिया है ये हमें बताना है। चारण काल, आदिकाल, वीरगाथा काल, बीजवपन काल। तो दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा है और आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। चारण काल मिश्र बंधु ने कहा है और वीर काल उन्होंने कहा है विश्वनाथ मिश्र ने कहा है।
अति सुदो स्नेह को मारंग है किसकी पंक्ति है? तो दोस्तों ये जो पंक्ति है ये आलम की है, बोधा की है, ठाकुर की है, घनानंद की है। तो दोस्तों अति सुदो स्नेह को मारंग है, ये जो पंक्ति है वो है घनानंद की। कालिंदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? कालिंदी शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द सरस्वती है, लक्ष्मी है, गंगा है, यमुना है। हमें ये बताना है। तो दोस्तों कालिंदी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है यमुना, यानी यमुना को कालिंदी कहा जाता है, ठीक है, और कालिंदी को यमुना कह सकते हैं। 41 नंबर का जो प्रश्न है वो है आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो आंसर होगा बाबू श्याम सुंदर दास। अगला है कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान का सवार होना। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यानी कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। दशरथ सुत तीहू लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किस रचनाकार की पंक्ति है? तुलसीदास की है, कबीर की है, केशवदास की है, सूरदास की है। तो ये हमें बताना है कि ये जो पंक्ति है दशरथ सुत तीहू लोक बखाना, राम नाम मरहम है आना, ये जो पंक्ति है ये है कबीरदास की। हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड, इतिहास, तिमिरनाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो जो हिंदी का जो प्रथम पत्र है वो है उदंत मार्तंड। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त, हरिप्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। जो दोस्तों चिंतामणि जो निबंध संग्रह है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1893, 1900, 1903, 1905। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी काशी नागरी प्रचारणी सभा का इसकी स्थापना जो है वो 1893 में हुई। प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदाशुक्ला, सदल मिश्र, लल्लूलाल, रामप्रसाद निरंजनी। तो दोस्तों जो प्रेम सागर रचना है वो लल्लूलाल जी का है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, क्रिया के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताना है कि हिंदी के जो लिंग है उसका निर्धारण कैसे होता है, कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो दोस्तों इसका जो निर्धारण होता है वो होता है क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर ये पता चलता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। कारक के कितने भेद हैं? 7 हैं, 8 है, 9 है, 10 है। दोस्तों कारक का जो भेद है वो है 8 है। हिंदी में कारक के 8 भेद है, ठीक है, और संस्कृत में कारक के 6 भेद है और हिंदी में 8 भेद है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा है, कंठ है, तालु है, दंत है। तो दोस्तों घ का जो उच्चारण स्थान है वो है सी, तालु। नहीं दोस्तों, जो घ का जो स्थान होगा वो होगा घ, कंठ, कवर्ग यानी क। छ वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस मूर्धन्य स, क प्लस च, क प्लस छ, क प्लस तलाभ्य स। तो दोस्तों ये जो बना है वो बना है ए, यानी क प्लस मूर्धन्य स। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता,
अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, यानी इसमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। सी सही है, बाकी तीनों गलत है। कवि का स्त्रीलिंग है कवियत्री, कवित्री, कवयत्री, कवियत्री। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 55 का सी, कवित्री। तरनी का पर्यायवाची शब्द है, तरनी का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों तरनी का पर्यायवाची शब्द सूर्य है, नाम है, युति है, नदी है। इनमें से क्या है? यानी तरनी का सूर्य, नाम, युति, नदी, इनमें से तरनी का कौन सा पर्यायवाची शब्द है ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। तरनी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है सूर्य। मीन का पर्यायवाची शब्द है, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? सिखी है, सापक है, विभावरी है, मत्स्य है। मीन यानी दोस्तों मछली होता है, मछली यानी मत्स्य। अगला है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द छांटिए। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। आत्मजा है, नंदिनी है, भार्या है, कन्या है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, आत्मजा, नंदिनी, कन्या, ये बेटे बेटियों को कहा जाता है। तो भार्या है, इसका अर्थ पत्नी, इसलिए ये अलग हुआ, यानी सी आंसर हुआ। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, अद्वितीय। अनुपम यानी अद्वितीय। कान का कच्चा होना का अर्थ है कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान का कमज़ोर होना। तो दोस्तों 60 का जो आंसर होगा वो होगा बी। कान का कच्चा होना यानी कुछ भी सुन लेना, उस पर विश्वास कर लेना, ये अर्थ होगा। दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज मैंने यूपी टेट के आपको 30 प्रश्न करवाए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे, और ये इस तरीके से हर यूपी टेट में एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, ये चाहे आप किसी भी स्टेट का टेट दे रहे हो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो यूपी टेट का दे रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी तरीके से प्रश्न यूपी टेट में पूछा जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।